बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ के खुसूसी मिलाद कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। कश्मीर को भारत का मुकम्मल हिस्सा बनाने से पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के 19 शहरों पर बैक वक्त एटमी हमला करने का मंसूबा बनाया था और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। इसके साथ ही वो आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित और बल्तिस्तान को भी भारत में ज़म करने का मंसूबा तैयार कर चुका था, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप की मदाखलत और सख्त अल्फाज ने उसे ऐसा करने से बाज रखा। ये इंकशाफ किया है रिपब्लिकन पार्टी के एक रहनुमा जो पाकिस्तानी निजाद हैं, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, जो माजी में 1976 में कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। ये उनका कहना है, ये उनका दावा है। और इस इंकशाफ के बारे में आप आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। ट्रंप टेक्स एन इंटरेस्ट इन पाकिस्तान के मुतल्लिक जो भी हुआ ट्रंप दौर में वो भी हमारे सामने है। इमरान खान आए, बाजवा साहब आए, कश्मीर प्लेट में रख के हिंदुस्तान को पेश कर दिया गया और इमरान खान ने कहा कि मैं मैच जीत के आ गया हूँ। जब ट्रंप साहब के साथ उनकी जो फोटो बन गई और वो बड़े आपस में खुश रहे। कश्मीर पे पॉलिसी जो है ट्रंप साहब की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये कोई मुस्बत अमल था, ये अमल लाया गया है, या हमें एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार किया उन्होंने? तो उनके अगले दौर में आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, जबकि आप भी उनके साथ शायद पहले भी जुड़े हुए थे, अब भी जुड़े होंगे। ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त मोदी साहब ने एक तैयारी की थी पाकिस्तान पे फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर अटैक करने की, और तकरीबन 19 सिटीज़ पाकिस्तान की हिट लिस्ट पर थे। और उसके अंदर मैंने डायरेक्टली वाइट हाउस से रब्ता किया था और पाकिस्तान हुकूमत ने इस बात की कोशिश की थी कहीं ना कहीं से कि इस चीज़ को रोका जाए, और उस राब्ते के अंदर ट्रंप साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे और मोदी ने बड़ा रेजिस्ट किया था। वो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था और टेक ओवर कश्मीर करने के लिए बैठा हुआ था, पाकिस्तान का जो हमारा आज़ाद कश्मीर है। और उस पर फिर ट्रंप साहब ने मोदी साहब से मामलात किए थे और मेरा ख्याल है कि मोदी साहब को ज़रा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जिस पे मोदी साहब ये एडवेंचर पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक कर नहीं कर सके। ये बात आपको मैं बता दूं कि ये जो परसेप्शन पब्लिक है कि अमेरिका ने कश्मीर दे दिया और ये कर दिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान के कश्मीर को बचाया है। इस इंकशाफ से पहले भी हम जंग की बू सूंघ रहे थे, ख़तरे हमें नज़र आ रहे थे कि ये कुछ होगा। ये क्लिप हमने पाक वतन टीवी से लिया है। ये न्यूयॉर्क का टेलीविज़न है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर पाकिस्तानी निजाद सैयद शहबाज इसे चलाते हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनकी हमदर्दियाँ, उनका दुख दर्द बहुत नुमायाँ है। आपने भी महसूस किया होगा। मैंने सिर्फ एक क्लिप लिया है और ये सवाल हमारे जहन में बहुत अरसे से है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। पाकिस्तान जंग करने की ना नीयत रखता है और शायद पोजीशन भी नहीं है, कुछ लोगों का ये ख्याल है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में पाकिस्तान के लिए जंग में मुलविस होना एक मुश्किल काम है। लेकिन क्या हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? भारत को जंग जीतने के लिए पाकिस्तान में किस किस्म के हालात दरकार हैं कि भारत जो है वो यहां पर कामयाब हो सके? क्योंकि भारत को तजर्बा है पाकिस्तान के हवाले से मशरक़ी पाकिस्तान का। जब मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर अपना हाथ दस्ते शफ़क़त हटा लिया तो भारत को बहुत आसानी हो गई। भारत मगरबी पाकिस्तान में मशरक़ी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल चाहता है और ये भी वो चाहता है कि क्या वो ये सिचुएशन कायम कर सकेगा, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान 1000 किलोमीटर का फासला था और इस 1000 किलोमीटर के फासले के अलावा भी और बहुत से फासले पैदा हो चुके थे।
वरना सियासी तौर पर भी भारत को शिकस्त दी जा सकती थी। भारत मगरबी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए मगरबी पाकिस्तान से जो जद्दोजहद की जा सकती थी वो नहीं की गई। भारतीय तज्ज़ियाकार शशि थरूर, जो कि एक भारतीय सियासतदान है, डिप्लोमेट है और तज्ज़िया निगार है, उनका दानिश्वर है, अपने एक मजमून में पाकिस्तान के हालात का तज्ज़िया करता है। कांग्रेस का रुकन है, चौथी दफ़ा मुंतखब हुआ है रुकन कांग्रेस केरला से, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो मोदी की दुश्मन पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उसके ख्यालात वही हैं जो नरेंद्र मोदी के हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो जो कुछ कह रहा है उस हवाले से हम ज़रा देख लें कि उसका कहना क्या है और वो पाकिस्तान में किस किस्म के हालात चाहता है। आपको मैं याद दिला दूं कि भारत के हालिया इंतखाबात में मोदी जो है उनको जो कामयाबी में नाकामी हुई है, यानी मुनाफे में खसारा हो गया है, ये हुआ है। उनको वो अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी जिसकी बुनियाद पर वो तने तनहा बहुत सारे फैसले कर सकें। इनके पिछले दौर में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतनी सीटें हासिल कर ली थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए असेंबली की सीटों की एक मुतय्यन तादाद होती है, भारत में वो नहीं थी किसी भी पार्टी को हासिल। इसलिए कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। अब उन्हें एक सख्त लीडर ऑफ अपोजिशन का सामना है। बहरहाल वो पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करके आया है, यानी उसे कामयाबी जो मिली है उसके अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का हाथ है, और वो इसी कार्ड को फिर खेलेगा। मोदी ने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी के नाम पर वोट लिए थे, और वो ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान दुश्मन है, वो बालाकोट जैसी हरकतें दोबारा करने का मंसूबा भी रखता होगा, और न जाने किस वक्त वो ये हरकत कर गुजरे। मोदी इसमें तो कामयाब हो गया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और ईरान के मुकाबले में लाकर उसने खड़ा कर दिया है, यानी पाकिस्तान के लिए अब ना अफगानिस्तान दोस्त है न ईरान दोस्त है। शशि थरूर जो है भारतीय सिफारतकार और सियासतदान है, वो पाकिस्तान की सियासत का जायजा लेते हुए ये कहता है कि पाकिस्तान में कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत है और जो फ़ौज की हिमायत के बल पर कायम है, लिहाजा भारत को होशियार होना चाहिए। यानी उसका कहना यह है कि इमरान खान जो हैं वो उनके पसंदीदा आदमी हैं, जो उनके मंसूबे के मुताबिक काम कर रहे हैं, और उस मंसूबे के मुताबिक इमरान खान जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भारत के लिए बहुत मुफीद है। उसने शिकवा किया है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। बहरहाल मैं ये बात कहता चलूँ कि शशि थरूर साहब शायद वो मेरी बात सुन लें। आपके यहाँ भी इलेक्शन कवानीन होंगे, कुछ कायदे होंगे। अब अगर हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने अपने कवानीन पर और कायदे पर अमल करना शुरू कर दिया है तो इसमें परेशानी क्या है? तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया, उनकी पार्टी ने बड़ी तादाद में सीटें हासिल की, लेकिन अपने निशान पर नहीं, क्योंकि पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए थे। बहरहाल ये एक सिलसिला है जो अब सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि ये एक पार्टी को रोका गया है। ये तो भारत में भी होता है। भारत में भी कितनी धांधली हुई होगी, एक अरसे तक आपके यहाँ धांधली होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है, मुसलमानों के वोटों के हवाले से होती है। हमारे पास भी बहुत से सबूत हैं कि मुसलमान वोटरों को रजिस्टर ही नहीं किया जा रहा, तो आप उसके ऊपर आपकी आवाज़ नहीं बुलंद होती, आपको सिर्फ पाकिस्तान की आंख में शतीर नजर आता है। शशि थरूर लिखता है कि एक कमज़ोर पाकिस्तानी इत्तेहादी हुकूमत जो फ़ौज के ज़रिए कायम की गई है, भारत के ख़िलाफ़ कोई भी जुर्रतमंदाना इक़दाम नहीं कर सकती। यानी उनको ये खुशफहमी कह लीजिए या इत्मीनान है
कि ये जो हुकूमत है वो भारत के ख़िलाफ़ कोई जुर्रतमंदाना इक़दामात नहीं कर सकती। हमें भी ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें यकीन है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से भारत के ख़िलाफ़ किसी इक़दाम की तवक्को हमें नज़र नहीं आ रही है। इसलिए इसका मतलब ये है कि भारत का ख्याल है कि वो पाकिस्तान को किसी भी वक्त सिफारती तौर पर तनहा कर सकता है। शशि थरूर ने पाकिस्तान को रवायती तौर पर दहशतगर्द मुल्क साबित करने की कोशिश की है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क तो है, दहशतगर्द नहीं है। ये पाकिस्तान की हुकूमत को सिफारती तौर पर, आलमी तौर पर मनवाना होगा और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भी इसी बात के लिए है। जो सियासी जमातें इसको सियासी रंग दे रही हैं वो भारत का काम कर रही हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस बात की ज़मानत ले लें कि सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो साफ और शफाफ होगा और अदालतों के सामने आएगा। जो भी गिरफ्तार किया जाएगा उसकी गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी। ये सारी बातें मनवा लें, लेकिन वो शायद किसी और वजह से खौफजदा हैं, कहीं उनके कुछ और भेद न खुल जाए। अब देखिए लश्कर तैयबा, जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है, और उसका नाम लेकर अपने खुद साख्ता मुंबई हमले का जिक्र किया है, जिसमें रॉ खुद मुलविस थी। ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी इतने बड़े पैमाने पर हमला करना, या लश्कर तैयबा के बस की बात भी नहीं थी जिसका नाम लेते हैं वो। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा वाले जिस अकीदे के हामिल थे उस अकीदे की अक्सरियत ही नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि वो इतनी बड़ी तादाद में हो कि बाहर चले जाएं। ये सिर्फ रॉ का एक खुद साख्ता ड्रामा था। ऐसे नाम वज़ा करते हैं जिनको कंट्रोल कर सकें, वरना अगर वो उस अकीदे के लोगों को कहें जिनकी अक्सरियत है तो उनमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर उनके लिए वाकई मुश्किल हो जाएगी, जो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो शशि थरूर ने दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश की है और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को भी दहशतगर्दी करार देने की कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला अभी तक है, चाहे आप अपने आइन में उसको शामिल कर लें, कुछ कर लें, लेकिन वो जो कुछ है वो गलत है। उसका कहना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान में शुरिशें हो रही हैं वो बहुत मौजूद वक्त है भारत के लिए कि वो जंग करे पाकिस्तान से। यानी पाकिस्तान वहाँ उलझा हुआ है और इधर भारत हमला कर दे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। उसी जानिब शशि थरूर को सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए तहरीक इंसाफ पर पूरा भरोसा है कि ये भारत के लिए मुफीद साबित होगी। और शशि थरूर याद करता है कि इमरान खान ने तालिबान की वापसी का जश्न मनाया था, सी पैक की तदलील करते हुए चीन की मुखालिफत की थी, सऊदी अरब की क़यादत को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। शशि थरूर सी पैक मनसूबे के हवाले से कहता है कि पाकिस्तान चीनी जागीर बनता जा रहा है। ये उस शख्स का तज्जिया है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रुकन है और जो मोदी की जमात का मुखालिफ है, लेकिन दोनों पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान से दोस्ती का दम किसी ने नहीं भरा। पाकिस्तान को जो लोग भारत से दोस्ती का मशवरा देते हैं वो इनके मज़ामीन को देख लें कि कितने नफ़रत अंगेज़, कितने जहरीले और कितने मालूमात और सदाकत से दूर हैं। ऐसी तंजीमें जिनका वजूद ही नहीं है उनको जो है वो ये साबित कर रहे हैं कि जनाब ये मौजूद हैं, दहशतगर्दी कर रही हैं और इन तंजीमों को पाकिस्तान सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन तंजीमों की सरपरस्ती करे। सी पैक का जो मंसूबा है वो चीन की जागीर का मंसूबा नहीं है। भारत पता नहीं किन किन ममालिक की जागीर बन चुका है। पहले वो रूस की जागीर था, फिर उसके बाद अमेरिका की जागीर बना है और आजकल इसराइल की जागीर बना हुआ है, क्योंकि इसराइल के असलहे साज कारखाने भारत में लगे हुए हैं। वहाँ से असलहा तैयार होकर गज़ा के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है, ये बात तो सभी। और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत मौके की तलाश में है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है, मुकम्मल तौर पर आ चुका है। मुझे ये कहने में
कोई झिझक नहीं महसूस हो रही है कि मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। 45% टैक्स की शरह टैक्स नहीं है, डाका है, दहशतगर्दी है, इक़्तिसादी दहशतगर्दी। दुनिया में आइवरी कोस्ट एक ऐसा मुल्क है जहां 60% टैक्स है, फिर भूटान दूसरा मुल्क है जहां 50% टैक्स है। आप पाकिस्तान को आइवरी कोस्ट और भूटान की सतह पर लाना चाहते हैं। मिस्टर औरंगज़ेब, तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलता है तुम्हें नहीं पता, क्योंकि हराम और हलाल की आमदनी का तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। सूदी कारोबार में सारी उम्र रहे, इक़्तिसादियात की अलिफ बे नहीं मालूम। जो शख्स एबी इन अमरों की मुलाजमत के लिए पाकिस्तान की शहरियत तर्क कर देता है और हॉलैंड की मुलाजमत, चूँकि एबी एन अमरो हॉलैंड का बैंक है, वहाँ की शहरियत इख्तियार कर लेता है, पाकिस्तान की शहरियत को रद्द कर देता है, मुस्तरद कर देता है, और सिर्फ सियासी ताल्लुकात की बिना पर उसको लाकर बिठाया जाता है IMF के कहने पर, और वो गला घोट देता है पाकिस्तानी अवाम का। और ये हुकूमत को पता चलेगा, तबका अशराफिया को पता चलेगा, ये 3-4 महीने गुजरेंगे तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है। इन तमाम अरसे में जो कुछ होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत अफसोसनाक होगा, खौफनाक होगा। जो शख्स ABN अमरो की चंद डॉलरों, चंद लाख डॉलर हो गए या $1000 होंगे, चंद $1000 होंगे, उनकी मुलाजमत के लिए, उनके हुसूल के लिए पाकिस्तान की शहरियत को लात मार सकता है, तो वो आइंदा सिर्फ पैसों के हुसूल के लिए पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर सकता है, पाकिस्तान के राजों का सौदा कर सकता है। वो किसी हलफ का पाबंद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हलफ कुरान हकीम पर नहीं लिया जाता। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहते हैं, लेकिन ये अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझते कब है? अगर अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझे तो सूदी कारोबार क्यों करे? अल्लाह का तो हुक्म है सूद को ख़त्म करो। अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते और अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर हलफ उठाते हैं और सूद को कायम करते हैं, जो अल्लाह से जंग है। और ये 45% टैक्स जुल्म है, और उन पे नहीं है, तबका अशराफिया पे नहीं है, बल्कि उन लोगों पर है जो टैक्स देने की सकत नहीं रखते। उनको कहता है नॉन फाइलर है। यहां बहुत बड़ा अजाब आने वाला है इस हवाले से। आइंदा भी वो ये सब कुछ कर सकता है। जिसके दादा और बाप को पाकिस्तान ने इज्जत बख्शी हो, दादा को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया, बाप को 2 मरतबा पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल बनाया, लेकिन जब दौलत का वक्त आया तो ये शख्स पाकिस्तान की शहरियत को लात मार कर चला गया। वो कम नसीब लोग हैं जिन्होंने इसकी शहरियत उसको वापस की है और 5 करोड़ रुपए माहाना पर इसको रखा है। अल्लाह ताला उन लोगों को या तो हिदायत दे या तबाह कर दे, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक जुल्म है। भारत जंग के लिए तैयार बैठा है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब ने जो कुछ कहा, हमें उनके अमरीकी नुक्ते नज़र से इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन ये ख़तरा ज़रूर था। ये तो एक हकीकत है, एक वाक़या है जो उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता था और ऐसा हो रहा था। अमेरिका ने अपनी सूरत हाल को देखते हुए कि वो किस हद तक इस सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई भी पाकिस्तान की तरफ से होती और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में न जाने किन किन शहरों को निशाना बनाता हिंदुस्तान के, और बरसगीर एक एटमी जंग में मुलविस हो जाता, और फिर वो जंग का दायरा कहां से कहां फैल जाता हमें नहीं मालूम। तो मोदी ऐसी कोई ना कोई हिमाकत जरूर करेगा, और उसके लिए जरूरी यह है कि हम तैयार रहें। और इस तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी यह है कि पाकिस्तान के अवाम की हिमायत हमें हासिल हो। किसी मुल्क पर अगर जंग मुसल्लत हो
तो जंगी हथियारों से ज़्यादा इस बात की अहमियत होती है कि मुल्क के अवाम, हुकूमत और मुल्क का दिफा करने वाली फौज के साथ किस हद तक हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है, जिसकी कोई रिट नहीं है, कोई कानून नहीं, ट्रैफिक कानून तक पर यह अमल नहीं करवा सकती। ये वो हुकूमत है जो लोगों को बिजली सस्ती नहीं दे सकती, जो लोगों को रोटी सस्ती नहीं दे सकती, जो लोगों को गैस सस्ती नहीं दे सकती, जो लोगों तक पानी नहीं पहुंचा सकती पीने का, जो लोगों तक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचा सकती, जिसके मुलाजिमीन मराहत हासिल करने में मसरूफ हैं। जो बजट आया है उसके अंदर सारी मराहत सरकारी मुलाजिमीन के लिए हैं, जजों के लिए हैं। ये कैसी हुकूमत है? इसके खिलाफ नफरत नहीं उठेगी तो क्या होगा? लोग इसके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ये खौफनाक अमल है और दुश्मन इसी की तलाश में है कि वो इस मौके का फायदा उठाए। इसका अपने एहलकारों पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो मुल्की कवानीन का निफाज करने के काबिल नहीं, बल्कि खुद मैंने ये देखा ट्रैफिक कांस्टेबल्स वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, हेलमेट नहीं लगाए होते, सिग्नल तोड़ के जा रहे होते हैं ट्रैफिक कांस्टेबल्स। तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से कानून के निफाज की तवक्को हम कैसे करें? टैक्स फ्री ममालिक में कवानीन का इतलाक नहायत सख्त है, जहां कम टैक्स है। खलीजी ममालिक इसकी बेहतरीन मिसाल है। वहां नाफिज टैक्सों की तादाद कम है और कवानीन का इतलाक भी भरपूर है, अवाम मुतमईन है। पाकिस्तान में सियासी तौर पर अवाम में अदम इस्तेहकाम है। सियासी तौर पर सियासी जमातें लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, नाकाबिल अमल दावे करती हैं, ऐसे ऐसे दावे कि जैसे गोया कि अगर उनकी हुकूमत आ गई तो वो अवाम के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, समाजी अदम इस्तेहकाम है, कानून की रिट नहीं है, अवाम मुतमईन नहीं है। कम अज़ कम 2 सूबों में योरिश है, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं। दुश्मन के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा कि वो हमला कर दे। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे समझ लिया गया कि एक बैंकर जो अमलन सिर्फ एक कैशियर है, वो सिर्फ कैशियर है, वो और कुछ नहीं है, उसको इक़्तिसादियात की अलिफ बे नहीं आती है, वो नहीं जानता कि इक़्तिसादियात क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको बजट बनाने के लिए दे दिया गया, उसको सेनेटर बना दिया गया, उसको वो अवाम को तक को नहीं जानता, उसका अंदाज ही अवामी नहीं है, उसको आपने बिठा दिया लाके। अब सवाल यह है कि क्या ये हुकूमत इस बजट के साथ दिसंबर तक भी चल सकेगी? अवाम इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली के निर्ख को नीचे लाओ, पानी के निर्ख को नीचे लाओ, पानी पहुंचाओ, गैस के निर्ख को नीचे लाओ, लोगों को मुतमईन करो। अगर आपने ये नहीं किया, कारोबारी जिंदगी नहीं चल सकेगा। आपके एफबीआर के प्याले में छेद है, करप्शन के छेद, खरबों अरबों डॉलर की करप्शन है। जो मराहत 17.4 अरब डॉलर की मराहत तो आप लोग खुद हासिल करते हैं, और तकरीबन 30 अरब डॉलर की करप्शन है, 30 अरब डॉलर की करप्शन है। जो पेट्रोल की मद में, पेट्रोल पे लेवी लगी हुई है, जो लगी, ये टैक्स कहां जा रहा है? रोजाना 5 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होता है, और इसके ऊपर अगर हम 100 रुपए का भी हिसाब लगाएं तो 5 अरब रोजाना का टैक्स है। आपने वो बढ़ा दिया है, वो अब 10 अरब रोजाना का टैक्स हो गया। तो 10 अरब ज़रब 365 दिन, ये टैक्स कहां गया? दीगर जो है सेल्स टैक्स, वो कहां गए? हर चीज पर तो लगा हुआ है, वो उसका हिसाब कहां देंगे? बिजली के बिलों पे 3 करोड़ से ज्यादा जो है वो सार्फिन है पूरे मुल्क में, से 5 करोड़ होंगे,
24 करोड़ में 5-6 करोड़ सार्फिन होंगे बिजली के। हमने बहुत ही कम अंदाजा लगाया है। उनके टैक्स इसका हिसाब लगा लें, वो कहाँ गए। तो इसलिए इसका हिसाब दें और पहले मरहले में माशी इमरजेंसी इस तरह नाफिज की जाए कि तबक़े अशराफिया अपनी मराहत को कम कर ले। और यह आसान काम है, कुछ नहीं करना। तबक़े अशराफिया के लोग जितने भी हैं, बिजली का बिल अपने पैसों से देंगे, गैस का बिल अपने पैसों से देंगे, अपनी तनख्वाह से देंगे, और पानी का बिल अपने तनख्वाह से देंगे। पेट्रोल जो है उनका कुछ नहीं कर रहे तो आप आधा कर दीजिए, 600 से 300 लीटर कर दीजिए, कम कीजिए, कुछ उनको मत दीजिए। फिर ये जरूरत नहीं है वैसे उनको देने की, ये बंद कर दें, बिल्कुल ही बंद कर दें। ये पेट्रोल देने की जरूरत नहीं है उन्हें। इसलिए और अगर वाकई माशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, मुल्क को खसारे से बचाना चाहते हैं और मुल्क का कर्जा उतारना चाहते हैं, तो किसी भी अफसर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। वो इसी में खर्च, अपने घर का खर्च चलाए। पता चल जाएगा कि अवाम किस तरह गुजारा करते हैं। एक महीना 1 लाख रुपए तनख्वाह में उनको गुजारा करने को कहा जाए, नहीं, ये 6 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास तो बचा हुआ बहुत कुछ होगा। ये तो तनख्वाह ही नहीं खर्च करते, रिश्वत, ये वो सब कुछ। जितने आप टैक्सों की शरह बढ़ाएंगे उतनी करप्शन बढ़ेगी, उतनी करप्शन। ये कह रहे कि डबल डिजिट में ले आए, 45%, 13% टैक्स लगा रहे हैं इनकम टैक्स का। सिंगल डिजिट होता है। जो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है, तरक्की करने वाले होते हैं, जो आगे बढ़ने वाले होते हैं, उनके यहाँ टैक्स की शरह सिंगल डिजिट होती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये वजीर खजाना माहिर इक़्तिसादियात नहीं है, इसको पता ही नहीं। ये तो एक कैशियर है, इस कैशियर को बना दिया। मियाँ नवाज शरीफ को और मियाँ शहबाज शरीफ को पसंद आया तो बना दिया। ये ज़ाती पसंद और नापसंद पर नहीं होगा। मुल्क का कर्जा उतारना है तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, आला फौजी अफसरान, सबकी तनख्वाह 1 लाख रुपए करते हैं। क्या आपको मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक है? अगर आपको इत्तेफाक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाइए। तो हमें इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।